नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, इस पर तो सस्पेंस अभी भी फिलहाल बरकरार है, लेकिन किस पार्टी का होगा, इस पर से पर्दा उठ चुका है। क्योंकि कुछ मिनट पहले खुद एकनाथ शिंदे, जो कि अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें उन्होंने गिनाई और ये भी कहा कि मेरी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है और मेरी तरफ से उनको आश्वासन दे दिया गया है कि वो जिसको भी चाहे मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। उनका जो भी फैसला होगा वो हम सब मिलकर यहाँ महाराष्ट्र में अमल में लाएंगे। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उन्होंने जब शुरुआत की बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी देर से उनका इंतजार हो रहा था, फिर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। उसमें कहा कि केंद्र सरकार मोदी और शाह की वजह से मैं यहाँ पर काम कर पाया, राज्य की प्रगति हमारा बड़ा लक्ष्य था। पिछले 2.5 साल के काम की वजह से लोगों ने भरोसा जताया। अपनी पूरी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी कि मैं नाराज हूं, पिछले 2-3 दिनों से मैं गायब हूं, लेकिन मैं रोने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़ने वालों में से हूं। ये उन्होंने कहा। हमारी सरकार लोगों के साथ रहने वाली सरकार के तौर पर जानी जाती है और इतनी बड़ी मेजोरिटी में हम चुनकर आए हैं, फिर भी बात कहां फंसी है, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात कहीं फंसी नहीं है। मेरे मन में सीएम पद की कोई लालसा नहीं है और मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके इस बारे में जानकारी दी है कि जो भी आपका फैसला होगा, जो भी आपका निर्णय होगा, वो हमें मंजूर होगा। देखिए, कल तक शिंदे गुट के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उनकी तरफ से ये मांग उठ रही थी कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी का एक धड़ा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने आज से पहले तक एक बार भी ये बात नहीं कही थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आखिर पिछले 24 घंटों में क्या हुआ बातचीत के दौरान, क्या समीकरण बने, क्या स्थिति अब बनेगी और अगर अब क्या अभी देवेंद्र फडणवीस का रास्ता साफ हो गया, ये भी एक बड़ी बात है। अगर एकनाथ शिंदे पीछे हट गए हैं तो क्या देवेंद्र फडणवीस का रास्ता साफ हो गया, ये भी बड़ी बात है। और क्या अब सियासी तस्वीर महाराष्ट्र में बन रही है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जो सुगबुगाहट चल रही है, उसको लेकर पूरी बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद यादव जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कल भी हम जुड़े थे बातचीत के दौरान और कल भी बहुत सारी बातें आपने बताई थी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्या हो सकता है सीएम को लेकर। लगभग वैसा ही हुआ, एकनाथ शिंदे बैकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरी बात उन्होंने की, आपने भी सुना, कैसे उसके मायने निकाले, पहले तो वो बताइए। देखिए, पूरी तरह से एकनाथ शिंदे ने अपने हथियार डाल दिए। सबसे बड़ी बात है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की उपयोगिता ही खत्म हो गई थी, क्योंकि 2019 में जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जनाधार मिला था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उद्धव ठाकरे के खिलाफ में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, नाराजगी थी। और इसके लिए उन्होंने उस वक्त ऑपरेशन लोटस कम से कम 2-3 बार चलाया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था। हालांकि बाद में अमित शाह के नेतृत्व में हुआ, जिसके हीरो एकनाथ शिंदे थे, और इसीलिए उन्हें जो है इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री पद दिया गया था। पर 2024 के विधानसभा चुनाव में अकेले एकनाथ शिंदे जीत के हीरो नहीं है। इसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है और देवेंद्र फडणवीस भी है। लाडली बहना जो योजना है उसका इसमें बहुत ज्यादा श्रेय था। और इसके अलावा आप देखिए, 132 सीटें जीतने वाली भाजपा यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे को देती, तो जनता के बीच में, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में और विधायकों के बीच में बहुत ही ज्यादा गलत संदेश जाता। सबसे ज्यादा अगर किसी की इमेज खराब होती तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होती, क्योंकि यहाँ पे उनके खिलाफ में एक अलग तरह का प्रोपोगंडा या एक तरह का अलग अभियान चल रहा है। तो कुल मिला के, जैसे कि आज एकनाथ शिंदे ने कहा, उन्होंने थोड़ी सी अधूरी बात बताई। प्रधानमंत्री को उन्होंने अपनी बात तो बताई, पर प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उन्हें क्या कहा, वो प्रेस को और हम मीडिया वालों को नहीं बताया। दरअसल प्रधानमंत्री और अमित शाह के यहाँ से जब ये बात स्पष्ट कर दी गई कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री इस बार बनेगा, तब जाके आज जो है, आज शाम को 4:30 के आसपास उन्होंने अपने जो सारे हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसे बनाए उसको स्वीकार कर सकता हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यही बात उन्हें कहना था तो 23 तारीख को जब विधानसभा का रिजल्ट आ गया था, तब वो कह सकते थे, उसके दूसरे दिन कह सकते थे, तीसरे दिन कह सकते थे। आखिर 3 दिनों तक वो इंतजार किस बात का कर रहे थे? कहीं ना कहीं उन्हें यह वही मैं इंतजार आपसे था कि पूछना चाह शायद रहा था, 3 दिनों तक क्या वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देखना चाह रहे थे कि शायद बात बन जाए, लेकिन जब उन्हें पूरा क्लियर हो गया कि बीजेपी की मंशा इस बार क्या है और जितनी सीटें आई हैं, उसके बाद हथियार डाल दिए, जो बात आप कह रहे हैं। देखिए, ये बात सही है,
3 दिन तक मुख्यमंत्री जो है वर्षा अपने निवास स्थान से लगातार लॉबिंग कर रहे थे। उनकी लॉबिंग देवेंद्र फडणवीस के सामने कमजोर साबित हो रही थी। जितने भी भाजपा के विधायक नए चुन के आए थे, वो लगातार सागर बंगला यानी उनके बंगले मुख्यमंत्री आवास है कम से कम एक समझिए किलोमीटर की दूरी के आसपास ही होगा, वहां पे सबसे ज्यादा विधायक जाते हैं और उसके सामने मुख्यमंत्री से मिलने उनके पार्टी के विधायक और कुछ निर्दलीय ही जाते हैं, इसके अलावा कोई जाता नहीं है। कल जो एक बड़ी घटनाक्रम यह भी हुई कि अजीत पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए एकनाथ शिंदे की ओर से निमंत्रण गया। हालांकि उसके पहले अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दे दिया था। तो पूरी तरह से जब एकनाथ शिंदे ने साम दाम दंड भेद जो भी सारे हथियार राजनीति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की, बल्कि किया, लेकिन जब उसके अंदर उन्हें सफलता मिलती नजर नहीं आई, तब जाके उन्होंने आज जो है मुख्यमंत्री पद से अपना दावा खींच लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं बड़ा इसको समझना चाह रहा हूं क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे क्योंकि 2.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोशिश लगातार उनकी तरफ से भी हो रही थी, पार्टी के नेता तो ये मांग कर ही रहे थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने अगर कदम पीछे खींचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने विस्तार से चीजों को उन्होंने समझाने की कोशिश की, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की, उसके बाद सब कुछ मोदी शाह के पाले में डाल दिया कि जो उनका फैसला होगा, सीधा संकेत है कि बीजेपी का सीएम होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर माने हैं तो कुछ उनको भी आश्वासन मिला होगा, क्या हो सकता है वो आश्वासन, इसके पहले कि बीजेपी का सीएम कौन होगा, फडणवीस होंगे, कोई और होगा, इस पर हम आए, पहले मैं ये समझना चाहूंगा इसको लेकर कुछ चर्चा, कुछ सुगबुगाहट है कि कौन हो सकता, क्या इनको आश्वासन मिला है या अभी कल जब अमित शाह के साथ बैठेंगे तब कुछ फाइनल डील होगी? देखिए, सारे नेताओं का सबसे बड़ी कोई कमजोरी है तो पुत्र मोह या पुत्री मोह है। एकनाथ शिंदे भी अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। जो यहाँ पे चर्चा है या राजनीतिक गलियारे में चर्चा है वो यह है कि अब जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे तब उनके बेटे को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना के प्रोजेक्ट किया जा सकता है, या एकनाथ शिंदे के बेटे को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। यदि श्रीकांत शिंदे उनके बेटे को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जाता या फिर महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर एकनाथ शिंदे को कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा देके सम्मान पूर्वक उनका पुनर्वसन किया जा सकता है। इसके अलावा एक संभावना यह हो सकती है कि अब एकनाथ शिंदे पूरी तरह से अपनी पार्टी के विस्तार पे ध्यान देंगे और जो सरकार के मलाईदार पोस्ट है या महत्वपूर्ण पोस्ट है उसके लिए कहीं ना कहीं वो बार्गेनिंग उन्होंने की होगी या कर ली होगी या हो रही होगी। ये सारी संभावनाएं यहाँ पे महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में है। मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि डेप्यूटी सीएम जो है वो कहीं ना कहीं श्रीकांत शिंदे को वो बनाएंगे या अपनी इमेज को बाला साहब ठाकरे या आनंद दीघे की तरह बड़ा दिखाने के लिए वो पार्टी के किसी सामान्य कार्यकर्ता या विधायक को उप मुख्यमंत्री का पद देकर अपने आप को और बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पुत्रमोह की बात आप कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं बीजेपी का जो फॉर्मूला है, एक सीएम दो डिप्टी सीएम, अजीत पवार तो डिप्टी सीएम होंगे, ये बात तो पहले से ही तय है, लगभग सबको पता है। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से भी बात उठी, लेकिन वो दावा उतना मजबूत नहीं दिखता जिसको लेकर बीजेपी को चिंतित होने की जरूरत है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे वाकई अभी ये स्टेप उठाएंगे, अपने बेटे को बनाएंगे या किसी और को बनाएंगे या खुद पद लेंगे? खुद पद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि शिवसेना के कई नेता ये कह रहे थे कि वो डिप्टी सीएम का पद तो नहीं लेंगे। देखिए, अब इतना बड़ा कलेजा तो एकनाथ शिंदे दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल ही है। पर 2019 में या 2000 समझिए कि 22 के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने तो ये कलेजा दिखाया था, वो सीएम रहते हुए डिप्टी सीएम बने थे। अब कायदे से कहा जाए तो एकनाथ शिंदे को उनके अधीन काम करना चाहिए। हालांकि इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तब कैबिनेट मंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने उनके अधीन काम किया है। तो संभावनाओं के द्वार सभी खुले हुए हैं। एकनाथ शिंदे मुझे लगता है कि इस बात को मानना चाहिए उन्हें और मान भी सकते हैं। हालांकि ज्यादा संभावना यह है कि वो अपने बेटे को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वो अपने इस वक्त वो श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र में प्रमोट नहीं कर पाए तो उस आने वाले वक्त में वो सेम उद्धव ठाकरे की तरह होगा। जिस तरह से आज जो है आदित्य ठाकरे संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में इसी तरह श्रीकांत शिंदे भी संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये एक बड़ा मौका है
एकनाथ शिंदे के सामने बेटे को प्रोजेक्ट करने का और एक तरीके से स्टैब्लिश करने का महाराष्ट्र की राजनीति में उस लिहाज से, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद कोई छोटा पद नहीं होता। लेकिन देखिए, चलिए, शिंदे तो अब फिलहाल उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है सीधे तौर पर। अब जाहिर सी बात है, अगर ये रास्ता साफ किया है तो उसकी कीमत भी वो बीजेपी से लेंगे, और वो आप इशारा कर ही रहे हैं क्या कुछ हो सकती है। और बाकी उसके अलावा जो मंत्री पद है जो मिलने हैं वो तो तय है, उस पर बात हो जाएगी, मंत्रालय कौन से होंगे उस पर बात हो जाएगी। लेकिन अब बीजेपी का रुख करते हैं। विनोद सर, बहुत सारी बातें आप कह रहे थे, देवेंद्र फडणवीस का रास्ता शिंदे के हटने से क्या साफ हो गया है, या अभी भी उनके रास्ते में कुछ अड़चने हैं? देखिए, ये मानना चाहिए कि अब उनका रास्ता साफ हो गया है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके आसपास के जो लोग हैं, आप प्रवीण दरेकर को देखिए, वो मनसे से आए हुए हैं। प्रसाद लाड को देखिए, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस से आए हुए हैं। यहाँ पे जो विजुअल चल रहा है, मोहित कंबोज, वो कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनकी छवि भी एक भ्रष्टाचार के आरोप, उनके बड़ा आरोप लगा था, जिसके अंदर बाद में सीबीआई और ईडी से उन्हें क्लीन चिट मिली है। तो इस तरह की जो दागी टाइप के लोग देवेंद्र फडणवीस के अगल बगल में दिखाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री बनने के दावों को कमजोर करते हैं। अगर इन सारी चीजों से देवेंद्र फडणवीस सबक लेंगे, सीख जाएंगे, तो उनके लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे पार्टी में उनके कई दावेदार हैं। आप देखिए, नितिन गडकरी उनसे अच्छे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओबीसी की बात करें तो चंद्रशेखर बावनकुले इस समय नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ओबीसी के नेता हो सकते हैं। इसी अलावा विनोद तावड़े हो सकते हैं मराठा में, राव साहब दानवे हो सकते हैं। कई नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में उनसे बेहतर है। आप एक नाम कांग्रेस से आए हुए नेता को भी ले सकते हैं, जिसके अंदर राधाकृष्ण विखे पाटिल जो है, वो कांग्रेस से आए हुए कई नेताओं को बनाया गया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल मराठा है, उनका अपना एक वर्चस्व है। अमित शाह से उनके बहुत अच्छे संबंध है। इसके अलावा चंद्रकांत पाटिल जो है, वो भी मराठा है और अमित शाह के बहुत करीबी है। तो कई दावेदार हैं। एक देवेंद्र फडणवीस को अभी बहुत कुछ सीख लेनी है, समझदारी से काम लेना है, वरना जिस तरह से 2019 में वो मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे, वो इस बार भी चूक सकते हैं। देखिए, अमित शाह फैक्टर बड़ा स्ट्रांग रहने वाला है। अमित शाह फैक्टर को लेकर बहुत सारी बातें होती रही है। देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के रिश्ते को लेकर बहुत सारी कयासबाजियां और सत्ता के गलियारे में चर्चाएं चलती रही हैं। ऐसे में अगर अभी मुख्यमंत्री चुना जाना है और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया, क्या कोई संदेश देने के लिए बुलाया गया, या पहले तैयारी के लिए बुलाया गया कि जब तमाम महायुति के बाकी दलों के साथ बैठक होगी तो उसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका क्या होगी वो अभी से तय हो जाए, इसलिए बुलाया गया? क्या लग रहा है इसके पीछे, किस तरीके से रणनीति चल रही है? देखिए, भाजपा के अंदर रणनीति लगभग पूरी हो चुकी है, और उसी का एक हिस्सा है कि आज एकनाथ शिंदे मैदान से हट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसे मुख्यमंत्री बनाना है, लगभग लगभग उनके वरिष्ठ नेताओं के दिमाग में ये बात स्पष्ट भी होगी, और जिसका 48 घंटे के अंदर खुलासा भी हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की जहां तक बात है, देवेंद्र फडणवीस के लिए भाजपा के पास महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो विकल्प है, उसका इस्तेमाल करते हुए फिलहाल इस वक्त नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस 132 विधायकों से पिछले 3-4 दिनों में मिले हैं, 5 निर्दलियों को उन्होंने अपने साथ किया है, और अजीत पवार गुट को भी उन्होंने अपने साथ समर्थन के लिए राजी कर लिया है। तो आज देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा जो है पॉलिटिकल नजरिए से बहुत भारी है। इसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी पार्टी के अंदर है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे। और एक बात जो बताऊं कि यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली और मुंबई में बहुत तेजी से इसकी चर्चा है कि आने वाले दिनों में शायद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रमोट किया जा सकता है, या फिर उन्हें केंद्र सरकार में लाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम उठा सकती है। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस का पल्ला भारी है, उनका चेहरा भी पार्टी ने इस्तेमाल किया था। तो हो सकता है कि अब की बार 1 साल 2 साल के लिए या 2.5 साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर दिल्ली भेजा जाए, और अगला विधानसभा जब चुनाव हो उसके पहले कोई नया चेहरा यहाँ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पेश कर सकती है। लेकिन ऐसा क्यों विनोद जी, कि क्यों देवेंद्र फडणवीस, अगर हम देखें जब उनकी सरकार बनी थी, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब चुनाव हुआ उसके बाद भी बीजेपी वहां अच्छी खासी सीटें जीत कर आती है, ठीक है, उसके बाद शिवसेना अलग हो जाती है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग हो जाती है, फिर परिस्थितियां बदल जाती है, एकनाथ शिंदे आते हैं। लेकिन तब किसी रणनीति के तहत जो भी रणनीति सोची गई थी, शायद वही कारगर रणनीति थी जिसकी वजह से हम परिणाम देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनाया गया, एकनाथ शिंदे को बना दिया गया। जाहिर सी बात है, तब भी उनसे कुछ वादा किया गया होगा, कुछ उनको आश्वासन दिया गया होगा। फिर इस बार ये चर्चा क्यों उठ रही है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं, और भी कई नाम हैं और उन पर भी विचार हो सकता है, या कोई चौंकाने वाला नाम भी निकल कर आ सकता है? ऐसी चर्चाएं हो क्यों रही है, वजह क्या है इसके पीछे? केवल वही चर्चाएं कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते ठीक नहीं है, या देवेंद्र फडणवीस के फैसलों को लेकर कई बार सवाल उठे, यही है और कुछ भी है इसमें? देखिए, ये राजनीति है, पार्टी के अंदर कोई अपना कॉम्पिटिटर पैदा नहीं करना चाहता।
अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने चाहेंगे तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री पद के रेस में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन हो सकता है? तो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। उनके साथ में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? सारे लोगों को पता है किस तरह से जब तक वो नरेंद्र मोदी के शरण में नहीं गए 2022 का इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल हो गया था। किस तरह से प्रधानमंत्री ने उन्हें सहयोग दिया तब जाके वो सरकार में वापस बना पाए। इसी तरह से जिस तरह से नरेंद्र मोदी के समकक्ष एक नारा यहाँ पे लगा कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये जो नारा था वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो वो शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें ये चुभने लगा कि ये जो दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, देवेंद्र कहीं न कहीं अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं या उनके समकक्ष नेता खुद को साबित कर रहे हैं। इसके लिए 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से दूर हटना पड़ा। इस बार की बात जो हो रही है वो उसकी वजह ये है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री हो या अमित शाह के सामने कोई बड़ा कॉम्पिटिटर महाराष्ट्र से तैयार ना हो। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान थे, उनके साथ में भी आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ। उसी तरह से महाराष्ट्र में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर तैयार ना हो, युवा चेहरा तैयार ना हो, या ऐसा व्यक्ति जो संघ के करीब में हो और संघ का प्रिय भी हो, वो कॉम्पिटिटर बन के तैयार ना हो। ऐसी सारी कई संभावनाएं हैं जिसकी वजह से उन्हें हाशिए पे डालने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये कोशिश ही हो रही है, अभी तक इसको अमल में लाना, जो भी लोग इसके पीछे रणनीति बना रहे हैं वो उसको सफल नहीं कर पा रहे हैं। यह बात आप कह रहे हैं, देखिए बहुत सारी सवाल है मेरे मन में, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार एकनाथ शिंदे ने अपनी पत्रकार वार्ता खत्म करते हुए क्या कुछ कहा था, एक बार जल्दी से सुनवा देते हैं दर्शकों को, फिर मैं आता हूं आपके पास विनोद जी। एक बार उनकी बाइट सुनवा देते हैं, क्या कहा था देवेंद्र एकनाथ शिंदे ने। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी भी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। तो देखिए, एक अमित भाई को फोन किया, मोदी जी को फोन किया, जो चर्चा हम लगातार कर रहे थे, और आखिर में उन्होंने ये भी बताया कि वो दिल्ली भी जाने वाले हैं, वो भी सुनवा देते हैं आपको जल्दी से, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। देखिए, सुना आपने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा। हालांकि उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं एक बार आपके पास आ रहा हूं विनोद जी, बड़ा है मैं समझना, आप लगातार पिछले 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं इस विषय को लेकर, आप लगातार इशारा करते रहे कि एक बड़ा धड़ा है बीजेपी के अंदर, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, तो जो शायद देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने की भी कोशिश कर रहा है। अभी तक तो एकनाथ शिंदे थे, अब वो हट गए, अब देवेंद्र फडणवीस को आनंद फानंद में दिल्ली बुला लिया गया। देवेंद्र फडणवीस एक दिन पहले जब ओम बिरला जी के यहाँ पहुंचते हैं निजी कार्यक्रम में, तब उनकी मुलाकात अमित शाह से हो नहीं पाती, जिस तरह यहाँ पर खबरें चल रही थी। हालांकि अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाती। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। अब ऐसे में क्या कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, कोई चौंकाने वाला फैसला, क्योंकि बीजेपी आलाकमान इस तरह के फैसले करता रहा है, कई राज्यों में हम इसके उदाहरण देख चुके हैं। देखिए, ये माना जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं, इसलिए इस बार भी चौंकाने वाला निर्णय हो सकता है। पर इसकी संभावनाएं इसलिए थोड़ी सी कम नजर आ रही है कि 132 विधायकों के साथ लॉबिंग करने का जितना वक्त भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को दिया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा उन्हें वक्त मिल गया है। उनके जो कॉम्पिटिटर जहां पे महाराष्ट्र में हम जिन्हें देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ में कोई भी विधायक खुल के अभी तक गया नहीं है। तो तुरंत आनंद फानंद में उनके खिलाफ में या उन्हें दिल्ली में ले जाने या उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने का डिसीजन लेने की स्थिति में, आज की स्थिति में तो अमित शाह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि निर्णय उनका है, विधायक उनके पूरी तरह से बातों पे अमल करते हैं, तो निर्णय कुछ भी ले सकते हैं। पर आज अमित शाह की स्थिति वो नहीं है कि वो देवेंद्र फडणवीस को नजरअंदाज करके यहाँ पे किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं कि आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो पूरी कवायद चल रही है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को लेकर, एकनाथ शिंदे की तरफ से खुद तो सीधे तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन उनके आसपास के लोग लगातार मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे। लेकिन जिस तरह से खबरें आई कि अजीत पवार ने यह कह दिया कि भाई देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद शिंदे गुट के कई नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की कि अजीत दादा के कह देने से हमारा दावा कमजोर हो गया है। क्या ये भी एक वजह है बड़ी? ये बहुत बड़ी वजह है। अजीत दादा शरद पवार के साथ में राजनीति सीख के बड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि कब कौन सी राजनीतिक चाल चलनी है या दाव खेलना है। उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का विश्वास
हासिल करने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कई नेता जिला स्तर के खास करके और आरएसएस से जुड़े कई बड़े नेता जो है वो ये कह रहे थे कि अजीत पवार को साथ में लेने का पार्टी को नुकसान होगा। आज देखिए जो नुकसान की बात कर रहे थे वही यहाँ पे फायदा उन्हें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अजीत पवार तटस्थ होते या मान लीजिए कि वो एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिखाते तो थोड़ी सी परिस्थिति फिर उलझ सकती थी। परंतु अजीत पवार ने सबसे पहले अपना कुत्ता खोला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। इसके पीछे की रणनीति उनकी ये थी कि उनके पास पिछली सरकार में जो मलाईदार पोस्ट थे या मंत्रालय थे, जो अच्छे विभाग उनके मंत्रियों को मिले थे, वो चाहते हैं कि कम से कम वो विभाग फिर से उनके पास आ जाए। और खैर उनका तो उप मुख्यमंत्री बनना तय है, तो वो कहीं न कहीं से लॉस वाली राजनीतिक स्थिति तो कर नहीं रहे थे, उनको फायदा ही हो रहा था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राज्य के जो नेता है उनके बीच में भी अजित पवार की विश्वसनीयता बढ़ी है। इसके लिए वो फायदे में रहे और यही वजह है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे का साथ नहीं दिया। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं। अब आज हालांकि देवेंद्र फडणवीस उनको दिल्ली पहुंचना है और कल जिस तरीके से खुद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि महायुति के तमाम नेताओं की बैठक गृहमंत्री अमित शाह के साथ होनी है, तो कल तक मुझे लगता है कि तस्वीर साफ हो जाएगी और जो तमाम नाम जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं समझना चाहूंगा, महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र बीजेपी में और कौन कौन से धड़े हैं? क्योंकि देखिए इस तरह की चर्चाएं आप लोग लगातार बहुत करीब से वहां की राजनीति को देखते रहे। कौन कौन से धड़े हैं जो चाहते हैं कि फडणवीस बन जाए सीएम, जो चाहते हैं कि फडणवीस की जगह कोई और हो जाए? देखिए सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे पार्टियों से आए हुए लोग हैं वो प्रवीण दरेकर है, प्रसाद लाड़ है, मोहित कंबोज है। यानी कि कुल मिला के आप जितने भी नाम देखेंगे ये भारतीय जनता पार्टी में दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आए हैं। वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बने। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर है या ये कहिए कि जनसंघ और छात्र युवा नेताओं से एबीवीपी से लड़ते हुए आगे आए हुए विनोद तावड़े हैं, वो भी एक बड़े नेता है। उनका उन्होंने टिकट काटा था। इस बार भी हितेन ठाकुर के साथ जो घटना हुई उसके पीछे भी देवेंद्र फडणवीस का नाम आ रहा है, तो वो है। इसके अलावा विदर्भ में अगर जाए तो बड़ा एक नाम है नितिन गडकरी, जो केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता है। उनको चाहने वाले जो विधायक है विदर्भ के, वो चाहते हैं कि गडकरी साहब को अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा तो कम से कम राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उनके समर्थक विधायक है। इसके अलावा चंद्रकांत पाटिल, ये अमित शाह के बहुत करीबी हुए हैं। वो देवेंद्र फडणवीस के भी गुड बुक में ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी मन में भी मंशा रहती है कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। पंकजा मुंडे की बात आप जानते ही हैं, उन्होंने खुल के ही कहा है कि जनता के मन की मुख्यमंत्री मैं ही हूँ, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस के साथ में उनकी लंबी टकरार हुई। हालांकि अब वो एमएलसी हुई है, बनाई गई है, तो उनके मन में भी है क्योंकि ओबीसी चेहरा है। ये है। एक नाम और है जो बड़ा आम नाम कभी कभी आता है लेकिन बहुत छुपे तौर पे आता है, राव साहब दानवे पाटिल। ये मराठा नेता है, मराठवाड़ा से आते हैं, केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उनका अपना एक बड़ा जनाधार भी है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में वो पराजित हो गए, लेकिन उसके पहले वो लगातार 6-7 बार लोकसभा चुनाव वो जीतते रहे हैं। तो वो नाम भी है जो ऐसा नाम है जो विवादित नहीं है। तो कई ऐसे नाम है जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस न बने, उनको बनाया जाए। लेकिन अब आखिरी में जो डिसीजन लेना है वो प्रधानमंत्री और अमित शाह को लेना है और 48 घंटे के अंदर ये भी पूरा पर्दा जो भी है रहस्य खुल जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलिए थोड़ा सा इंतजार। जिस तरीके से खुद विनोद जी भी कह रहे हैं कि लगभग अब रास्ता साफ हो चुका है, अब केवल नाम फाइनल होना है और नाम फाइनल हो भी चुका होगा। जिस तरीके से विनोद जी तमाम परिस्थितियों के हिसाब से बता रहे हैं, नाम फाइनल हो भी चुका होगा। औपचारिकताएं कुछ है, बैठक होंगी, बातचीत होगी, किसको क्या मिलना है, शायद ये सब तय होगा और उसके बाद वो फाइनल नाम कि महाराष्ट्र की कमान किसको मिलेगी वो बाहर आ जाए। बहुत धन्यवाद विनोद जी, वर्तमान परिस्थितियों पर रोशनी डालने के लिए और जो स्थिति बनी है, क्या है, क्यों है, उसके पीछे की पूरी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर लगातार बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।